हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, लास्ट यूनिट। देखो, ये न्यू वाली एनसीईआरटी से है। पुरानी वाली एनसीईआरटी से थोड़ा सा इस लेसन में से पार्ट हटाया गया है। बाकी तो लेसन एज इट इज है। और देखो, इकोलॉजी के सारे ही लेसन्स बहुत ज़्यादा शैलो होते हैं, कुछ ज़्यादा डीप होता नहीं है इसमें। रीड करने से भी आपको समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे आधा पार्ट ऑफ एनसीईआरटी लेके आई हूँ, लाइक रीड करने के लिए। बाकी मैं आपको पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ रीड नहीं कर सकती बिकॉज इतनी बड़ी है इस लेसन की एनसीईआरटी की। लाइक 4 पार्ट्स में वीडियो बनेगा, तो लाइक इट्स अ वन शॉट। यहाँ पे मैं पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एनसीईआरटी आप रीड करेंगे। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, 4 लेवल्स। आपको ये सब लेवल की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? आप, मैं, जो भी जानवर है, तोता, बिल्ली, कुत्ता, सब ये ऑर्गेनिजम्स है। अलग अलग बैक्टीरिया, ये सब ऑर्गेनिजम्स है। ओके। पॉपुलेशंस मतलब ये एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, सपोज ह्यूमंस। ह्यूमंस साथ में रह रहे हैं और एरिया अगर डिफाइंड है तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। मतलब इंडिया के ह्यूमंस, तो इंडिया की हम पॉपुलेशन बोलते हैं। हमने एक एरिया डिफाइन कर दिया इंडिया, और उसके ह्यूमंस मतलब वही हमारी पॉपुलेशन। फिर ऐसे ही, तो इसको ही बोलते हैं पॉपुलेशन। ओके, मतलब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहना और इंटरब्रीड करना, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ओके, और वो सेम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं बेसिकली। देन कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? अलग अलग स्पीशीज एक साथ इंटरेक्ट करना। लाइक ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, फिर चूहे हो गए। हम सब एक साथ इंटरेक्ट करते हैं कोई ना कोई वे में। छिपकली हो गई। ओके, दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल। तो हम ऐसे कोई ना कोई वे में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिटी। ओके, स्पीशीज का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना। नेक्स्ट, बायोम्स। देखो, कम्युनिटी और बायोम के बीच में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इकोसिस्टम मतलब स्पीशीज का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, और स्पीशीज का क्या कहते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट करना। जो ए बायोटिक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे सैंड, सनलाइट, वाटर, विंड, ये सारी चीजों के साथ स्पीशीज जो इंटरेक्शंस करती है वो इकोसिस्टम में आता है। ओके, और जब बहुत अलग अलग इकोसिस्टम्स एक साथ आते हैं उसको बायोम बोला जाता है। एक पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, एक डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, तो ऐसे। ओके, इकोसिस्टम में हम को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे देखो, इकोसिस्टम के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एक पॉन्ड, एक लेक, एक एक ट्री भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। बिकॉज देखो, ट्री में भी इंसेक्ट्स, बर्ड्स और ट्री खुद सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। देन एक सिटी भी एक इकोसिस्टम है। एनिमल्स, ह्यूमंस, ट्रीज सब एक साथ रहने का ट्राई कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ बायोम। बायोम क्या होता है? बायोम मतलब एक जोग्राफिकल एरिया जहाँ का टेम्परेचर या फिर जहाँ की बहुत सारी जो एक्सटर्नल चीजें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, वो उस जगह को डिफाइन करती है। जैसे डिजर्ट्स, डिजर्ट्स की एक प्रॉपर प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर प्रॉपर्टीज। लाइक डेजर्ट के सैंड के बारे में, डेजर्ट के रेनिंग पैटर्न्स के बारे में। तो लाइक ऐसे पैराडॉक्स नहीं है, बट वही। तो डेजर्ट के रेनिंग पैटर्न्स के बारे में। फिर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, वो एक बायोम है। तो ये हो गए बायोम के एग्जाम्पल्स। फिर हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो एक बायोम है, वहाँ की सारी चीजें डिफरेंट होती है। तो ये देखो, ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। ओके, इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल। तो ऑर्गेनिज्म तो आपको पता ही होता है, कम्युनिटी और बायोम नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन की बात करेंगे ये वाले लेसन में। ओके, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। देखो, इस लेसन में हमको पूरा क्या पढ़ना है? ये हो गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में 4 चीजें। सबसे पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, लाइफ हिस्ट्री, वेरिएशन एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आते हैं। देखो, population attributes. A population has certain attributes whereas an individual organism does not. देखो, कोई कोई चीजें आपको सिर्फ पॉपुलेशन में ही देखने मिल सकती है। ओके, एक इंडिविजुअल में नहीं देखने मिल सकती। जैसे जेंडर वाली चीज हो गई, एक इंडिविजुअल में एक ही जेंडर होता है,
फीमेल, ओके ये फीमेल है। अगर इसको देखेंगे तो हमें लाइक मेल्स एक दूसरी चीज है ना, तो जब एक पॉपुलेशन है तब आपको पता है कि अच्छा मेल होते हैं फीमेल होते हैं ऐसे, ओके। एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बट ऐसे ही an individual may have births and deaths but a population has both rates and death rates। तो ये हो गए हमारे population attributes, birth rate, death rate। In a population these rates refer to per capita births and deaths। the rates hence expressed are change in numbers, increase or decrease। देखो कैसे होता है increase or decrease with respect to members of population। here is an example, okay। देखो एक pond है, if there were 20 lotus plants last year, इस पॉन्ड में पिछली साल 20 लोटस थे हमारे पास, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, 8 न्यू प्लांट्स ऐड हो गए, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन इज 28। तो पिछली साल 20 थे, ये साल 28 हो गए 8 प्लांट्स ऐड होने की वजह से। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट। अभी बर्थ रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, ओके। लास्ट ईयर 20 थे तो 8/20 ये हो गया 0.4, तो ये बर्थ रेट हो गया। ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, तो ये इसका लाइक टर्म है, ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। इफ 4 individuals in laboratory population of 40 fruit flies died during specified time interval, say a week, okay, एक हफ्ते में, the death rate in the population during that period is, देखो 4 की डेथ हुई 40 में से, तो पहले 40 थे ना, ये हो गया 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, तो ये उसकी यूनिट है पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। यहाँ पे हमने देखा ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर ऐसे। नेक्स्ट अनादर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन है सेक्स रेशो। देखो हमने सबसे पहले देखा बर्थ रेट, बर्थ का एक रेट होता है, डेथ रेट, ओके कितने डेथ्स हो रहे हैं। सेक्स रेशो, सेक्स रेशो क्या होता है, फीमेल्स और मेल टू रेशो। देखो एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशो। 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। अलग अलग एज के इंडिविजुअल्स होते हैं। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। एज पिरामिड देखने मिलेगा आपको, देखो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। इसको स्टेबल बोला जाता है। अभी देखो स्टेबल क्यों, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब ऐसे लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, दे कांट रिप्रोड्यूस, तो ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ओके। फिर ये है रिप्रोडक्टिव, मतलब ये रिप्रोडक्टिव एज में है अपने कि ये अभी बच्चे पैदा कर सकते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे, छोटे बच्चे, ओके। तो छोटे बच्चे, इसको स्टेबल क्यों बोला है, ये है छोटे बच्चों की पॉपुलेशन, ये है रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, और ये है ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन, ओके। नाउ इसको एक्सपांडिंग बोला है। एक्सपांडिंग मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी, ओके। क्यों, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा है, दिख रहे हैं यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा है, और ये जो रिप्रोडक्टिव एज में लोग हैं वो भी अच्छे खासे हैं, और बूढ़े लोग कम है, राइट। ये है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग क्यों, क्योंकि देखो रिप्रोडक्टिव एज में तो लोग है, लेकिन बच्चों की पॉपुलेशन कितनी कम है, बच्चे कम है, ये है बूढ़े लोग, तो इसको डिक्लाइनिंग बोला है। ये आपको तीनों याद रखना है। For human population, the age pyramid generally show age distribution of males and females in a diagram. The shape of pyramid reflects growth status of population, whether it's growing, stable or declining. Okay, ये growing था हमारा। The size of population tells us a lot about its status in the habitat। देखो एक पॉपुलेशन की साइज कितनी है वो बता देती है कि ये पॉपुलेशन कितनी एबल है, कि कितनी वो सस्टेन कर पा रही है वो वाले वे में। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it outcome of competition, एक तो अदर स्पीशीज से compete करना, हर एक स्पीशीज कोई ना कोई स्पीशीज से compete कर ही रही होती है, ह्यूमंस तो ह्यूमंस में भी compete कर रहे हैं। The impact of predator और effect of pesticide application, पेस्टिसाइड मतलब पेस्टिसाइड डाल दिया हमने, या फिर प्रीडेटर्स का इम्पैक्ट, जैसे एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो प्रीडेटर का भी इम्पैक्ट पड़ता है ना एक पूरी पॉपुलेशन पे। वी ऑलवेज इवेल्युएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10। इतनी कम भी पॉपुलेशन की साइज हो सकती है। एक सेकेंड, कुछ तो लग गया यहाँ पे, हाँ। तो इतनी कम भी पॉपुलेशन साइज हो सकती है साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर, और इनटू मिलियंस, मिलियंस में भी हो सकती है क्लेमाइडोमोनास
इन अपॉन, तो ये तो लाइक पहले जा रहे हैं अपनी। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने एन से डिनोट किया है, ओके। नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन। देखो हर बार नंबर में मेजर करना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि सपोज हम एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो वही कब तक नंबर्स में बात करेंगे, हमें तो पहली बात वो दिख नहीं रहा है, दूसरी बात क्या एक एक नंबर काउंट भी नहीं कर सकते, वो तो अपने रिप्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनकी कॉलोनीज बनी जा रही है, तो ऐसे हर बार नंबर में नहीं कर सकते पॉपुलेशन को काउंट, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इन सम केसेस ईदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन एन एरिया इफ देर आर 200 कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, हिस्टेरो हिस्टेरो अच्छा हिस्टेरोफोरस plants, but only a single huge banyan tree with large canopy, stating that population density of banyan is low relative to carrot grass amounts of underestimating the enormous role of banyan tree in that community। देखो अभी इतना उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि 200 पार्थेनियम है, एक तो सबसे फालतू प्लांट है वो, ओके 200 पार्थेनियम है, लेकिन हमारे पास एक ही बहुत बड़ा बनियान ट्री है, पर उसका उसका रोल तो बहुत बड़ा हो गया ना, वहां पे उसकी मात्रा एक ही है, और यहाँ पे पार्थेनियम 200 है, वो 200 रह के कुछ काम की नहीं है, ये एक रह के भी बहुत ज्यादा काम का है। इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली अडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके नेक्स्ट देखो पॉपुलेशन ग्रोथ है, आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना बाकी की, तो आपको समझ आ जाएगा कि लाइक जो मैं बोल रही हूँ वो ही है, बस एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है और आपको एनसीईआरटी ध्यान से रीड करनी है बिकॉज एग्जाम्पल्स वहां से आते हैं। ओके अभी देखो पॉपुलेशन ग्रोथ, ये 4 चीजें। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है? नेटैलिटी मतलब बच्चे पैदा होना, ओके। मॉर्टैलिटी मतलब मर जाना, तो कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं। नेटैलिटी बर्थ रेट, मॉर्टैलिटी डेथ रेट। इमिग्रेशन मतलब कितने लोग आ रहे हैं, ओके। इमिग्रेशन मतलब कोई इमिग्रेट कर गया, दूसरी सिटी से यहाँ रहने आ गया, ये वाली पॉपुलेशन में आ गया। ई माइग्रेशन यहाँ से चला गया, तो ये चीजें डिफाइन करती है। अभी देखो कैसे होता है, नेटैलिटी बर्थ्स, mortality deaths, immigration individuals of same species that have to come into habitat from somewhere from elsewhere during the time period under consideration। immigration वही चीज चले गए। अभी ये वाला ये देखो 11.2 इमिग्रेशन मतलब आए, ऐड हुए, नेटैलिटी ऐड हुए, ये मोर्टेलिटी चले गए, ये इमाइग्रेशन चले गए, और ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सब झोल मोल करके पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है, इसका एक फॉर्मूला है। सो इफ एन इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी पे पॉपुलेशन डेंसिटी अगर एन है, ओके एन है, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1 इज t+1 टाइम पे उसकी डेंसिटी क्या होंगी, अभी आपको समझेगा। देखो ये है एन टाइम टी पे जितनी थी, ओके टाइम टी पे जितनी थी, हमको अभी t+1 में निकालना है, लेकिन अभी टाइम टी पे जितनी थी उसमें हम ऐड क्या करेंगे, ऐड एक हम नंबर करेंगे जो क्या है, बर्थ प्लस इमिग्रेशन, मतलब कितने बच्चे पैदा हुए हैं टोटल में और कितने लोग आए हैं, तो ये ऐड हुई ना सारी चीजें, इतने लोग आ गए। अभी डेथ भी हुई होंगी, तो इतने तो टोटल हमारे पास ऐड नहीं हो रहे हैं डेंसिटी में, सारे इतने थोड़ी ऐड होंगे ना, डेथ भी हुई है, इमिग्रेट भी हुए, तो जो डेथ है और इमिग्रेट है, इमिग्रेशन कर गए, उनका जो नंबर है हम इन आने वाले में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचे इतने, जितने भी बचे थोड़े से, तो वो प्लस पॉपुलेशन जो टाइम टी पे थी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो टाइम टी पे थी, तो वो हमारा बन गया t+1 पे, ये वाली पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल्स। डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न? वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious in different animals populations in nature behave same way or show some restraints on growth। humans की तो बढ़ी जा रही है population, बट वही अभी इधर ऐसा बोला है कि बाकी की स्पीशीज में कैसे होता है। 2 टाइप के हमारे पास ग्रोथ मॉडल्स है, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब ये देखो सबसे पहले
आपको ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एन क्या है? एन तो आपको मैंने बता दिया, पॉपुलेशन की डेंसिटी है टी टाइम पे, मतलब एट एनी गिवन टाइम। ओके, आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर क्या होता है? आर अब कैसे निकालोगे? बर्थ्स माइनस डेथ, मतलब नेचुरली इंक्रीज कितना हुआ है? बर्थ हुए मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इंक्रीज हो गया ऑब्वियसली, लेकिन डेथ्स भी हुए, तो हमको डेथ्स को बर्थ्स में से माइनस करना पड़ेगा, तब हमको जाके नेचुरल इंक्रीज मिलेगा, राइट? तो ये ऐसे आर फाइंड होता है। ओके, देन के। अभी के क्या है आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मतलब मैं ब्लैंक हो गई थी इसलिए मुझे समझा नहीं। अब के क्या है देखो, के है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, अभी ये देखो ये क्या होता है, ये बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता है। कि मतलब सपोज एक फॉरेस्ट है, तो वो एक टाइम पे कितने ऑर्गेनिजम्स को कैरी कर सकता है, एक एक स्पीशीज के। ओके, सपोज डियर्स की पॉपुलेशन हो गई, तो कितने डियर्स एक टाइम पे इस इसमें रह सकते हैं, इस फॉरेस्ट में, उसको बोल दिया कैरिंग कैपेसिटी। एकदम मैक्सिमम पे जब आ जाता है ना, कि लाइक इससे ऊपर डियर्स यहाँ पे रह ही नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कि ये फॉरेस्ट इतने ही डियर्स सपोर्ट कर सकता है। कैसे सपोर्ट करेगा? रिसोर्सेज से। डियर्स को क्या लगता है, कैसा कैसे रिसोर्सेज लगते हैं, वो इस फॉरेस्ट के पास बस 100 ईयर्स के लिए है, तो 100 ईयर्स के ऊपर वो फॉरेस्ट सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, अभी देखो दो ग्रोथ मॉडल्स मैंने आपको बताया, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में क्या होता है कि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है, बस बस बढ़ रही है। तो इसमें हमने क्या कंसिडर किया कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली ग्रो करेगी। तो इसमें एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, क्या सन ग्राफ ऊपर चला गया, तो ये जो जे शेप्ड ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल का है। यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है, ए व्हेन रिस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, मतलब बाहर की एक्सटर्नल चीजें ग्रोथ को लिमिट नहीं कर रही है, रिसोर्सेस, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। लेकिन बहुत लेकिन मैक्सिमम टाइम ना सेकेंड वाला जो ग्रोथ मॉडल है लॉजिस्टिक वाला, वो वर्क करता है। कैसे? व्हेन रेस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज लॉजिस्टिक। तो देखो कभी भी रिसोर्सेस लिमिटिंग ही होंगी ना, इनफाइनाइट रिसोर्सेस कभी नहीं होती है, तो मोस्टली लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न ज्यादा प्रैक्टिकल है। लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न में ये देखो क्या है, सपोज रिसोर्सेस है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, मस्त पॉपुलेशन बढ़ रही है कि वाह रिसोर्सेस है, मजा आ रहा है, पॉपुलेशन को मस्त स्पॉइल किए जा रहे हैं रिसोर्सेस, तो यूज कर रहे हैं फुल। एक पॉइंट पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएंगी कि वो रिसोर्सेस अब इनफ नहीं है। ओके, तो वो पॉपुलेशन का ग्रोथ कम हो जाएगा, और एक टाइम पे सैचुरेशन आना इंपॉर्टेंट है ना कोई भी चीज में, तो सैचुरेशन आ जाना। इसीलिए ये जो लॉजिस्टिक वाला ग्रोथ कर्व है ये प्रैक्टिकल है, सैचुरेशन आता है, और इसका जो कर्व होगा वो होगा सिग्मॉइड शेप। आपको ये याद रखना है, एक्सपोनेंशियल वाले का कर्व है जे शेप्ड, और लॉजिस्टिक वाले का सिग्मॉइड शेप्ड कर्व है। फिर अभी आपको ये फॉर्मूलेज देखो, ये रेट है। ओके, बेसिकली ये है रेट। रेट में यहाँ पे नेचुरल इंक्रीज को एक पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया गया है, ये है हमारा नेचुरल इंक्रीज आर, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया गया है। और एक और चीज, ये जो नेचुरल इंक्रीज मतलब आर है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आर क्या, आर की वैल्यू क्या होल्ड करता है, तो ये नेचुरल इंक्रीज है। ओके, नाउ के इज कैरिंग कैपेसिटी, और क्या देखने का रहा है हमारा, हाँ, और ये जो बी वाला है इसका ये वाला फॉर्मूला है, तो इसमें कैरिंग कैपेसिटी माइनस एन बाई के, ये एक और चीज उन्होंने मल्टीप्लाई कर दी अपने नेचुरल इंक्रीज इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो ये एक और चीज उन्होंने लाइक पूरा फॉर्मूला बनाया, फिर एक और चीज इंटू कर दी, तब जाके हमारा ये वाला रेट आता है। ओके, सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर ऑलमोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, एक पॉइंट के बाद लिमिटिंग ही हो जाएंगी ना वो, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक वन। तो ये मैंने आपको पहले ही बोला कि रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वन लॉजिस्टिक वाला है। ओके, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाले में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, पर ऐसा होता नहीं है ना। नेक्स्ट ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, यहाँ पे चीजें दे रखी है कि ये कैसे आया, बर्थ माइनस डेथ। ओके, बर्थ माइनस डेथ को हमने इंटू किया पॉपुलेशन डेंसिटी से, बर्थ माइनस डेथ क्या होता है, नेचुरल इंक्रीज, तो इसलिए उसके लिए हमने आर ले लिया, राइट।
फिर है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये उसका फॉर्मूला है, कैरिंग कैपेसिटी माइनस पॉपुलेशन डेंसिटी बाय कैरिंग कैपेसिटी को भी इन्होंने ये बार इंटू कर दिया। नेक्स्ट है ये एनसीईआरटी का छोटा सा टॉपिक, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। देखो, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो देखो, पॉपुलेशन ऐसे वे में इवॉल्व करती है। अल्टीमेट गोल क्या है कोई भी स्पीशीज का या फिर कोई भी पॉपुलेशन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट गोल ये है कि हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए, हमारी स्पीशीज का अच्छा खासा किंगडम रहना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। तो सबको अपनी अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, ओके। तो पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। स्पीशीज ऐसी वेज चूज करती है जिससे उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बनी रहेंगी, उनकी प्रोजेनीज बनी रहेंगी, उनके वंशज आगे बढ़ते रहेंगे और उनकी स्पीशीज टिकी हुई रहेंगी इस अर्थ पे। तो सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो ऐसे ही वे में इवॉल्व करते हैं। और अभी इतने सारे सालों से, मतलब जब से अर्थ बना है, इवोल्यूशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इवोल्यूशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो चल ही जा रहा है। तो इतने टाइम से जो इवोल्यूशन हो रहा है वो यही वे में हो रहा है कि हमको रिप्रोडक्टिवली फिट रहना है, हमको ज्यादा प्रोजेनीज छोड़नी है, हमें एग्जिस्ट करना है इस प्लैनेट पे। तो ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस। डार्विनियन फिटनेस हाई आर वैल्यू चाहिए उसके लिए, इन द मतलब वही नेचुरल इंक्रीज वाला, in the habitat in which they live under a particular set of selection pressures, organisms evolve towards most efficient reproductive strategy। वो ऐसे वे में इवॉल्व करते हैं कि भाई रिप्रोडक्टिव वे में उनको क्या सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और क्या सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। मतलब इन्होंने ऐसा इवॉल्व किया है कि हम पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करेंगे, एक ही बार बच्चे पैदा करेंगे। वो है पैसिफिक सैल्मन फिश और बम्बू। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। while other breed many times during their lifetime। जैसे मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स मैमल्स ह्यूमंस हम कितनी भी बार ब्रीड कर सकते हैं, राइट। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। अभी इन्होंने ऐसा वे चूज किया कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ रिंग्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, मतलब बहुत सारे बच्चे लेकिन छोटे छोटे, ओके। oysters or pelagic fishes, okay, while some others produce small number of large sized offspring, मतलब कम बच्चे पैदा करेंगे लेकिन बहुत बड़े, birds और mammals, right। So which is desirable for maximizing fitness? Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to constraints imposed by abiotic and biotic components। तो देखो, जो भी मैंने आपको बताया, ये वेज ऐसा नहीं है कि कौन सा वे बेस्ट है, कौन सा बेटर वे है, कि ज्यादा बच्चे चाहिए या बड़े बच्चे चाहिए, ऐसे लाइक कोई स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं होती है। हर एक स्पीशीज के लिए अलग स्ट्रेटेजी है रिप्रोड्यूस करने की, वो उनके लिए बेस्ट है। और वो किस पे डिपेंड करता है? बाहर के फैक्टर्स पे, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट इन विच दे लिव। Evolution of history, evolution of life history, traits in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists। ये एक बहुत अच्छा एरिया है, मस्त रिसर्च चालू है। नेक्स्ट ये देखो, लास्ट पार्ट है ये लेसन का, पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन। इसमें मैं पूरी एनसीईआरटी नहीं लेके आई हूँ आगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन होते कैसे हैं। आपको खुद रीड करना है बिकॉज वहां पे बस थोड़ा सा डिटेल दे रखा है और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो वो एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लेना। मेरे रीड करने से आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं रहने वाले, वो आपको खुद से नोट्स बना के करने पड़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लाइक नोट्स बेस्ड है, पूरा पूरा इकोलॉजी नोट बेस्ड होता है। तो देखो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन 6 टाइप के हैं। पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? दो स्पीशीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है और दोनों का फायदा है इस चीज में, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, ऐसे अच्छा सा म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन होके इनके बीच में अच्छी चीजें चल रही है। दूसरा है कंपटीशन। इसमें दोनों का नुकसान है कि भाई एक स्पीशीज दूसरे से compete कर रही है, दोनों का नुकसान है, तो कंपटीशन में किसी का कुछ भला हुआ नहीं है। तो ये एक लाइफ लेसन है इकोलॉजी से आपको। देन प्रिडेशन। प्रिडेशन मतलब एक स्पीशीज का फायदा है, दूसरे का नुकसान है। अभी दूसरे का नुकसान क्या, दूसरे को तो पूरा खा ही लिया जा रहा है, तो नुकसान क्या, उसकी जिंदगी नहीं बची। बट हाँ वही, जैसे टाइगर्स डियर्स को खाते हैं, तो अभी इसमें डियर का तो नुकसान ही है ऑब्वियसली, और टाइगर का फायदा तो ऐसे, इसको बोलते हैं प्रिडेशन।
फिर है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक का नुकसान दूसरे का फायदा, सेम चीज, लेकिन प्रेडेशन से अलग क्यों है? प्रेडेशन मतलब खा लेना, राइट। पैरासिटिज्म मतलब उसकी बॉडी पे रहना, बॉडी के अंदर हो सकता है, बॉडी के बाहर हो सकता है। दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एंडो एंड एक्टो। एक्टो मतलब बॉडी के बाहर रह रहे हैं, जैसे जुए होती है हमारी बाल में, राइट, लाइसिस, तो वो हमारी बॉडी पे रह रही है, वो पैरासाइट्स है, हमारी बॉडी पे वो रह रही है, उससे हमारा नुकसान है, उनका फायदा है, राइट। ये हो गया। देन कमेंसैलिज्म। कमेंसैलिज्म मतलब एक स्पीशीज का फायदा है, दूसरे का कुछ भी नहीं, उसका ना नुकसान है ना फायदा है, न्यूट्रल, उसको कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज से। अमेंसैलिज्म। अमेंसैलिज्म में मतलब एक स्पीशीज का तो नुकसान है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये ऐसे 6 टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन होते हैं। आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना, बहुत सारा लिख रखा है वहां पे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, वो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारा नहीं लेके आई बिकॉज वो ऐसा पार्ट है ना, देखो इकोलॉजी में आपको किसी और के रीड करने से कुछ नहीं समझने वाला, आपको कॉन्सेप्ट समझ चुका है। एग्जाम्पल्स खुद से रीड करो, खुद से नोट्स बनाओ, नोट्स से बेस्ट याद हो जाएंगे ये तीनों चैप्टर, लाइक लास्ट के चारों इकोलॉजी के, मेरे टाइम तो 4 थे, तो चारों चैप्टर्स नोट से ही किए थे मैंने। पूरी एनसीईआरटी ऐसे रट जाती है नोट्स के हेल्प से, तो वैसे करो। देखो लास्ट एक एग्जांपल आपको, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन फिग एंड वॉस्प। तो देखो म्यूचुअलिज्म बोला मैंने कि एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि दोनों का फायदा है। तो इसमें क्या होता है, फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वॉस्प। तो जो वॉस्प है वो फिग फ्लावर का पॉलिनेशन करा देता है, मतलब वही उसके पॉलिंग ग्रेन्स पहुंचा देगा फीमेल तक। उसके बदले में कीड़े को ये मिलता है कि वो अपने एग्स ले कर सकता है फिग प्लांट में, राइट। तो ऐसे ही फिग के फ्रूट में वो अपने एग्स ले करता है। ये लास्ट है देखो, शोइंग अ बी पॉलिनेटर ऑन ऑर्किड फ्लावर। देखो ये एक अजीब ही वे है, ये एक मस्त एडेप्टेशन है। ये लिटरली नेचर में ऐसी चीजें होती है, लाइक क्रेजी एंड क्रीपी एट द सेम टाइम। क्या किया है, एक प्लांट है जिसको अपना पॉलिनेशन कराना है, उसने अपने अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जो फीमेल बी के जैसे दिखता है, फीमेल बी के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर बनाया। मेल हनी भी आके सूडो कॉपुलेट करके जाती है। अब ये टर्म सूडो, सूडो कॉपुलेट मतलब झूठा कॉपुलेशन, मतलब झूठी मीटिंग, कॉपुलेशन मतलब मीटिंग, राइट। तो झूठी मीटिंग करके जाती है, उसको मेल बी को ऐसा लग रहा है कि ये फीमेल भी है, तो मेल भी आती है, मेट कर मेल भी आता है, मेट करता है, और जब वो मीटिंग की प्रोसेस में उस पे पॉलिन ग्रेन्स लग जाते हैं इस प्लांट के। तो इस प्लांट का क्या फायदा हुआ, उसको तो बुद्धू बना दिया प्लांट ने। इस प्लांट का ये फायदा हुआ कि अभी इसके जो पॉलिन ग्रेन्स है वो उस बी पे जाके चिपके वाले हैं, वो कहीं और जाएगा हमारा मेल हनी भी, तो वो उसके पॉलिन ग्रेन्स किसी और प्लांट तक पहुंचा देगा, इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो नेचर में इतनी क्रेजी चीजें भी हो रही है। हो गया ये ऑलमोस्ट चैप्टर। इसकी लाइक जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से रीड करना, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और पैराग्राफ्स में आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्रेडेशन एंड ऑल कैसे होता है, फिर को एग्जिस्टेंस एंड ऑल, वो सारी चीजें। देन अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।